ओके, तो अभी हम करते हैं, शुरू करते हैं कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स। ठीक है, ये आपको जैसे कि हमने स्लाइडिंग मैश पढ़ा था, स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स का नाम स्लाइडिंग मैश इसलिए था क्योंकि उसमें जो मेन शाफ्ट की गियर्स होते थे, ठीक है, वो स्लाइड कर सकते थे। ओके, सिमिलरली कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स का मतलब होता है कि जो कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स के में जो मेन शाफ्ट के जो गियर होते हैं वो कॉन्स्टेंटली ले शाफ्ट के गियर के साथ हमेशा मैश कंडीशन पे रहते हैं, हमेशा ही वो मैश कंडीशन पे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एक ऊपर जो डायग्राम आपको दिख रहा है, जो फिगर आपको 3D डायग्राम दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हो कि ऊपर का जो शाफ्ट है और नीचे का जो शाफ्ट है उसके गियर जो है वो परमानेंटली मैश कंडीशन पे है। Therefore, it is called constant mesh gearbox, or you can see this in this 2D diagram also. ठीक है, ये देखो, ये गियर सेकंड गियर जो लिखा है, ये this gear is mesh with the gear on the lay shaft. This low gear is also mesh with the gears on the lay shaft, and similarly this reverse gears is also constantly mesh with the lay shaft gear. That's why it is called constant mesh gearbox. Okay, constant mesh gearbox. So there were some disadvantages of sliding mesh gearbox. That's why this is a advancement of sliding mesh gearbox. Constant mesh is the advancement of sliding mesh gearbox. Okay, अभी हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, आपका जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, ओके, देखो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिमिलर है। इन कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स आल्सो देयर आर 3 शाफ्ट्स, वन इज क्लच शाफ्ट, वन इज क्लच शाफ्ट, ओके, सेकंड वन इज ले शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट, एंड थर्ड वन इज मेन शाफ्ट। ओके, देख लो यहाँ पर, दिस इज क्लच शाफ्ट, दिस इज ले शाफ्ट, एंड दिस इज मेन शाफ्ट। क्लच शाफ्ट जो होता है वो आपका जो है क्लच जो मैकेनिज्म होता है उसमें वो फिटेड रहता है, इसलिए उसका नाम क्लच शाफ्ट है। फिर मैंने बताया था कि क्लच शाफ्ट में एक गियर होता है, एक स्मॉलर गियर, जिसको हम क्लच गियर कहते हैं या पिनियन कहते हैं। और हाँ, तो ये पिनियन होता है, क्लच गियर जो होता है आपका। और क्लच गियर जो होता है वो ले शाफ्ट के एक बड़े गियर के साथ हमेशा ही मैश कंडीशन पे रहता है। ये देख रहे हो, ये दोनों हमेशा मैश कंडीशन पे है, पिनियन एंड गियर। ओके, उसके बाद ले शाफ्ट में और भी दूसरे गियर्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि आपको पावर को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। तो अभी हमको और 3 गियर और दिख रहे हैं, ये 1 और ये 2 और ये 3 गियर। ठीक है, यहाँ पर आपको कौन कौन से गियर मिलने वाला है? यहाँ पर 3 स्पीड गियर मिलेगा। लो गियर मीन्स फर्स्ट गियर, देन सेकंड गियर, फिर आपको थर्ड गियर मिलेगा डायरेक्ट जो होगा हाई स्पीड, और रिवर्स गियर। तो ये 3 स्पीड गियर बॉक्स है कांस्टेंट मैश। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बताया कि जो ले शाफ्ट के गियर है और जो मेन शाफ्ट के जो गियर है वो हमेशा ही कॉन्स्टेंटली मैश रहते हैं। देख लो, ये पूरे मैश कंडीशन पे है हमेशा। इसका ये मतलब है कि अगर इंजन घूमता है, इंजन घूमता है, क्लच इंगेज्ड पोजीशन में है, तो उस समय इंजन रोटेट होगा तो क्लच रोटेट होगा, क्लच रोटेट होगा तो क्लच गियर रोटेट होगा, क्लच गियर रोटेट होगा तो ये बड़ा वाला गियर रोटेट होगा, ये बड़ा गियर रोटेट होगा तो ये ले शाफ्ट रोटेट करेगा, और ले शाफ्ट अगर रोटेट करेगा तो ये 3 गियर और जो है ये भी रोटेट करते रहेंगे। और क्योंकि मेन शाफ्ट के गियर भी उससे अटैच हैं, तो मेन शाफ्ट के गियर भी रोटेट होते रहेंगे हमेशा, अगर इंजन चालू है तो। ठीक है ना, लेकिन एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि मेन शाफ्ट के गियर रोटेट तो होते रहेंगे, फिर भी ये न्यूट्रल पोजीशन पे रहेगा। ठीक है ना, मेन शाफ्ट के गियर रोटेट होते रहेंगे, लेकिन ये जो आपको मेन शाफ्ट जो दिख रहा है, ये जो मेन शाफ्ट दिख रहा है, ये मेन शाफ्ट रोटेट नहीं होगा। ठीक है ना, ये मेन शाफ्ट जो है वो रोटेट नहीं होगा, लेकिन मेन शाफ्ट के गियर हमेशा रोटेट होते रहेंगे न्यूट्रल पोजीशन पे। ठीक है,
अब ये मेन शाफ्ट जो है वो आपका आउटपुट शाफ्ट है, जो कि फाइनली व्हील तक पावर मतलब आगे की तरफ पावर को ट्रांसमिट करेगा। तो ऐसा कौन सा सिचुएशन आएगा कि ये मेन शाफ्ट रोटेट होने लगेगा, जिससे कि पावर जो है आगे ट्रांसमिट होने लगे। ठीक है, पावर जो आगे ट्रांसमिट होने लगे। अब वो हम वो अरेंजमेंट कैसे बनाते हैं यहाँ पर, उसको ध्यान से समझते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको ये एक चीज दिख रहा है, स्लाइडिंग डॉग क्लच। यहाँ पर दो डॉग क्लच यूज किए गए हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, ये स्लाइडिंग डॉग क्लच जो हैं ये आपको हेल्प करेंगे कि जब ये मेन शाफ्ट के गियर रोटेट होते रहेंगे, उस समय एक कंडीशन ये क्रिएट करेंगे कि ऑटोमेटिक मेन शाफ्ट रोटेट होने लगे, ताकि पावर आगे बढ़ सके। ठीक है ना। अब ये मेन शाफ्ट के जो गियर्स हैं, ये मेन शाफ्ट की गियर्स यहाँ पर बियरिंग्स लगे हुए हैं, ये बियरिंग्स लगे हैं ब्लैक कलर के। इस बियरिंग्स पे ये हमेशा रोटेट होते रहते हैं। ठीक है ना। लेकिन इन मेन शाफ्ट में जो गियर्स आपको दिख रहे हैं, 3 गियर, इनका डायरेक्टली मेन शाफ्ट के साथ कांटेक्ट नहीं है, इसी कारण से मेन शाफ्ट रोटेट नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो डॉग क्लच आपको दिख रहा है, ये जो डॉग क्लच आपको दिख रहा है, ये डॉग क्लच का अटैचमेंट मेन शाफ्ट के साथ होता है। ठीक है ना। तो अगर ये डॉग क्लच रोटेट होने लगे तो ऑटोमेटिक मेन शाफ्ट रोटेट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये डॉग क्लच रोटेट होने लगे तो ऑटोमेटिक मेन शाफ्ट रोटेट होने लगेगा। तो अब हमको करना क्या है, हमको इस डॉग क्लच को घुमाना है। अब ये डॉग क्लच कैसे घूमेगा, अब हम देखते हैं कि ये डॉग क्लच के दोनों तरफ देखो आप, ये आपको ये एक्सटेंडेड जो सरफेस दिख रहा है ऊपर और नीचे, ये एक्चुअल में एक डिस्क जैसा डॉग क्लच है, और इसमें टीथ बने हुए हैं, टीथ। ठीक है ना। और वही टीथ आपको यहाँ पर दिखेंगे, ये देखो, ये इस गियर में भी दिखेंगे वही टीथ। तो होता क्या है कि हमारे पास जो लीवर अरेंजमेंट होता है, जिसको हम सेलेक्टर मैकेनिज्म कहते हैं, हम उस लीवर अरेंजमेंट के थ्रू इस डॉग क्लच को स्लाइड कर सकते हैं। मतलब इस कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में मेन शाफ्ट का गियर तो कॉन्स्टेंटली मैश है हो करके फिक्स है अपनी जगह, लेकिन लेकिन जो आपका डॉग क्लच है वो स्लाइडिंग पोजीशन पे आपको मिलेगा, तभी उसका नाम लिखा हुआ है स्लाइडिंग डॉग क्लच। तो हम क्या करते हैं, इस डॉग क्लच को स्लाइड करते हैं, और जो भी हमको गियर चाहिए, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, रिवर्स गियर, उस गियर के साथ इसके टीथ को ज्वाइन कर देते हैं, मैश करा देते हैं। अब क्योंकि जो मेन शाफ्ट का गियर है वो रोटेट हो रहा था, जैसे ही डॉग क्लच उसके कांटेक्ट में आता है वो भी रोटेट होने लगता है। ठीक है, जैसे ही डॉग क्लच उसके कांटेक्ट में आता है वो भी रोटेट होने लगता है। और अब डॉग क्लच रोटेट होने लगेगा, तो मैंने बताया कि डॉग क्लच का जो अटैचमेंट है वो मेन शाफ्ट के साथ होता है। ठीक है ना। तो क्योंकि डॉग क्लच रोटेट हो रहा है तो ऑटोमेटिक आपका मेन शाफ्ट भी रोटेट होने लगेगा, और इस तरीके से पावर जो है वो आगे की तरफ ट्रांसमिट होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इसको हम और समझते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट स्लाइड में कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ठीक है, थोड़ा हम रीड कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। कांस्टेंट गियर मैश गियर बॉक्स एम्प्लॉयड हेलिकल गियर्स फॉर पावर ट्रांसमिशन। देखो यहाँ पर हम लोग हेलिकल गियर यूज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक जो नॉइस का प्रॉब्लम था वो खत्म हो जाएगा यहाँ पर। जबकि स्लाइडिंग मैश में हम स्पर गियर यूज कर रहे थे, सो देयर वर नॉइस प्रॉब्लम इन केस ऑफ स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। फिर द गियर्स आर रिजिडली फिक्स्ड इन द ले शाफ्ट। ठीक है, गियर्स जो है रिजिडली ले शाफ्ट में फिक्स होते हैं। द गियर्स इन आउटपुट शाफ्ट रोटेट्स फ्रीली। आउटपुट शाफ्ट मतलब मेन शाफ्ट की बात कर रहा है। द गियर्स इन द आउटपुट शाफ्ट रोटेट्स फ्रीली विदाउट एंगेजिंग विद द शाफ्ट, दस नॉट ट्रांसमिटिंग पावर। बोल रहा है द गियर्स इन द आउटपुट शाफ्ट रोटेट्स फ्रीली विदाउट एंगेजिंग विद द शाफ्ट,
ठीक है ना। जो आउटपुट शाफ्ट में जो गियर है वो फ्रीली रोटेट कर रहा है, लेकिन वो शाफ्ट के साथ इंगेज नहीं है वो, इसी कारण से does not transmitting power, पावर ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। The gears in the both shafts are always meshed together, बोल रहा है कि दोनों शाफ्ट के गियर जो होते हैं हमेशा मैश होते हैं। तो हमने देखा डायग्राम में ले शाफ्ट और मेन शाफ्ट का गियर ऑलवेज मैश कंडीशन पे था। टू एंगेज द गियर्स विद द आउटपुट शाफ्ट, डॉग क्लच इज यूज्ड, बता रहा है कि आपको अगर आउटपुट शाफ्ट के साथ गियर को एंगेज करना है तो आपको डॉग क्लच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। द डॉग क्लच इज शिफ्टेड बाय द सेलेक्टर फॉर्क मूव्ड बाय गियर लीवर। जो आप गियर लीवर जो होता है गाड़ियों में, उसमें अंदर की तरफ ऐसे फॉर्क जैसा बना होता है, शेप होता है, फॉर्क, सेलेक्टर फॉर्क बोलते हैं। वो फॉर्क में वो डॉग क्लच फंसा होता है और वो उसको फिर आगे पीछे मूव करता है, स्लाइड करता है। ठीक है। टू प्रोवाइड रिवर्स गियर एंड आइडलर गियर इज यूज्ड, और हम जानते हैं कि जो रिवर्स गियर के लिए आपके 3 गियर्स होते हैं, तो उसमें बीच वाला जो गियर होता है उसको आइडलर गियर बोला जाता है। When the gear is lever is pushed, the gear selector fork pushes the dog clutch. जब आप गियर को लीवर को पुश करते हैं तो वो गियर सेलेक्टर फॉर्क जो होता है वो डॉग क्लच को पुश करता है। द डॉग क्लच एंगेजेस द गियर एंड आउटपुट शाफ्ट, डॉग क्लच जो होता है वो गियर को एंगेज करता है, ठीक है, और आउटपुट शाफ्ट, द पावर फ्रॉम ले शाफ्ट नाउ ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट शाफ्ट, और इस तरीके से जो ले शाफ्ट जो होता है वहां से आउटपुट शाफ्ट में पावर जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, आउटपुट से वो पावर ट्रांसमिट हो जाता है। अब देखो इसके कुछ एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सो फर्स्ट एडवांटेजेस इज हेलिकल एंड हेरिंगबोन गियर कैन बी एम्प्लॉयड इन दीज गियर बॉक्सेस एंड देयरफॉर कांस्टेंट मैश गियर बॉक्सेस आर क्वाइटर। ओके, चलो हम एडवांटेज में बाद में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बार इसका वीडियो देखो, ठीक है। ठीक है, आवाज उसमें जा रहा है क्या उस तरफ वीडियो का? नहीं सर, आ रहा नहीं है ना सर, आवाज? नहीं आ रहा। अच्छा नहीं आ रही, चलो ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। चलो ठीक है, ये आपका क्लच है और ये आपका क्लच शाफ्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, देखो इसमें ले शाफ्ट, ये आपका क्लच शाफ्ट है, ये आपका क्लच शाफ्ट है, ये आपका क्लच गियर है, ये ले शाफ्ट है, और ये उसका मेन बड़ा गियर है, और ये मेन शाफ्ट है। ठीक है, जिसमें आपके और दूसरे गियर्स लगे हुए हैं। लेकिन देखो सारे गियर्स रोटेट हो रहे हैं, लेकिन आपको ये मेन शाफ्ट रोटेट होता नहीं दिखेगा अभी। ये आपका डॉग क्लच है, देखो अभी इसको राइट मूव किया गया है और इस गियर्स के साथ इंगेज किया गया है। ठीक है ना, अब देखो अब रोटेट होना शुरू हो जाएगा, ये देखो ये रोटेट हुआ है। अब ये देखो मेन शाफ्ट भी रोटेट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, कर्सर के पास देखो, जबकि पहले रोटेट नहीं हो रहा था। अब देखो ये ब्लू लाइन से दिख रहा है, ये पावर ऐसा जा रहा है यहां से, फिर इस तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है, ये यहां से ऐसा। उसी तरीके से हम लोग डिफरेंट गियर्स यहाँ पर ले सकते हैं। देखो अभी लेफ्ट इसको मूव कराया गया है, ठीक है। जो पहला जो गियर ये वाला था इसका साइज बड़ा है, ठीक है ना, तो ये आपको लो स्पीड देगा, हाई टॉर्क देगा। ये जो सेकंड गियर में एंगेज किया गया इसका क्या कहते हैं, इसका साइज छोटा है,
तो आपको ये हाई स्पीड देगा और लो टॉर्क देगा। अभी देखो ये दूसरे फॉर डॉग क्लच को इधर मूव किया गया राइट में, तो आपको ये अगला स्पीड देगा थर्ड। और अभी देखो अब ये डॉग क्लच लेफ्ट वाले को सीधा डायरेक्टली क्लच गियर के साथ अटैच किया गया, तो ये डायरेक्ट स्पीड दे रहा है। दिस इज हाई स्पीड, ये जो है आपको हाई स्पीड दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स वर्क करता है। कंस्ट्रक्शन अरेंजमेंट वगैरह सब सिमिलर है स्लाइडिंग मैश की तरह। थोड़ा एक नया इसमें अटैचमेंट आया, एक नया डिवाइस आया विच इज कॉल्ड डॉग क्लच। ठीक है, एंड डॉग क्लच हेल्प्स टू engage मेन शाफ्ट गियर विद द आउटपुट शाफ्ट। ठीक है ना, वो उसको हेल्प करता है। तो इस तरीके से जो है आपका कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स वर्क करता है। ठीक है, और अभी कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स जो है यही आपका जो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, चाहे आप टू व्हीलर्स ले लीजिए या फोर व्हीलर्स ले लीजिए, क्योंकि इसमें एक तो अब देख लेते हैं हम इसका एडवांटेजेस क्या क्या है। एडवांटेजेस एडवांटेजेस इज दैट हेलिकल एंड हेरिंगबोन herringbone gear can be employed in these gearboxes and therefore constant mesh gearbox are quieter। ठीक है ना, we have already studied about the properties of helical gear in kinematics of machine, कि ये जो है आपको क्वाइटर ऑपरेशन देता है, क्वाइटर। तो इसलिए यहाँ पर ये आपको क्वाइट ऑपरेशन देगा। तो ये डिसएडवांटेज जो साउंड का जो डिसएडवांटेज था आपका स्लाइडिंग में, वो आपका यहाँ से खत्म हो जाता है। Since the gears are engaged by dog clutches, if any damage occurs while engaging the gears, the dog unit members get damaged and not the gear wheels। बोल रहा है कि यहाँ पर जो गियर्स है वो डॉग क्लच के साथ इंगेज है। ठीक है ना, अगर कुछ डैमेज वगैरह यहाँ पर होगा, ठीक है ना, तो डैमेज जो है वो चांसेस है पूरा के पूरे कि वो डॉग क्लच पे ही डैमेज होगा, ना कि पूरा गियर व्हील उस पर डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमारा ये भी एक एडवांटेजेस हुआ कि जो गियर है उसको ज्यादा डैमेज नहीं जो गियर जो है वो ज्यादा डैमेज नहीं होगा। डैमेज जो होगा वो स्मॉल यूनिट जो डॉग यूनिट है, डॉग क्लच, वो डैमेज होगा। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट, by suitably designing the dog clutch the gear changing can be made easier। हमने इस तरीके से डॉग क्लच को डिजाइन किया है कि जो गियर चेंजिंग आपका है वो इजी हो जाता है यहाँ पर, गियर चेंजिंग। ठीक है ना, and damage to the dog clutch is less likely because all the teeth are engaged at a time। बोल रहा है कि डॉग क्लच का डैमेज होना भी बहुत कम चांसेस है, क्योंकि उसके सारे टीथ एक समय में एक साथ इंगेज होते हैं। ठीक है ना, so these are the some advantages of constant mesh gearbox। okay, that's why currently in every vehicle the constant mesh gearbox are used। okay, but there is one disadvantage also for constant mesh gearbox, that's why again some improvement has been done and one device has been made which is called synchro mesh device। so first of all we have discussed that what is the disadvantage of this constant mesh gearbox। okay, so just wait, I am showing the next। okay, so this is double declutching। okay, double declutching ये एक स्मॉल ड्रॉबैक है कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स का। ठीक है, एक स्मॉल ड्रॉबैक है ये। तो हम लोग आ रहे थे कि डबल डी क्लचिंग। सो व्हाट इज डबल डी क्लचिंग? सो डबल डी क्लचिंग इज अ स्मॉल is a one of the disadvantage, it one of the drawback of constant mesh gearbox।
ठीक है। डबल डी क्लचिंग देखो इसके नाम में ही लिखा हुआ है डबल डी क्लचिंग, मतलब आपको 2 बार डी क्लच करना पड़ेगा, मतलब 2 बार आपको क्लच को डिसएंगेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें होता क्या है, एक बार हम रीड करते हैं। इन कांस्टेंट मैश बॉक्स गियर बॉक्स फॉर द स्मूथ एंगेजमेंट ऑफ डॉग क्लचेस it is necessary that the speed of the main shaft gear and the sliding dog clutch must be equal। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि हम डॉग क्लच को इंगेज करते हैं गियर्स के साथ, ठीक है ना। तो अगर आप स्मूथ इंगेजमेंट चाहते हैं तो ये रिक्वायरमेंट होगा कि डॉग क्लच की स्पीड और जिस गियर के साथ इंगेज कर रहे हैं उसकी स्पीड जो होती है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर वो अनइक्वल स्पीड से मूव कर रहा है तो टीथ प्रॉपरली मैच नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट है कि हमारा जो डॉग क्लच, देखो बोल रहा है डॉग क्लच, स्लाइडिंग डॉग क्लच और मेन शाफ्ट गियर की स्पीड जो है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप जो है लोअर गियर में जा रहे हैं, मतलब सेकंड से थर्ड गियर लगा रहे हैं, सॉरी हायर गियर में जा रहे हैं, सेकंड से थर्ड गियर लगा रहे हैं, ये थर्ड से आप फर्स्ट गियर या सेकंड गियर में आना चाहते हैं, लोअर गियर में आना चाहते हैं। तो इस समय ये कैसे पॉसिबल है कि डॉग क्लच की स्पीड और उस गियर की स्पीड इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पर डबल डी क्लचिंग करना पड़ता था, ठीक है ना। उससे पहले क्या किया था, डबल डी क्लचिंग करके दोनों की स्पीड को मैच किया जाता है, उसके बाद जाकर के वो होता है। अब देखो कैसे होता है, बोल रहा है कि देयरफॉर टू ऑब्टेन लोअर गियर, देखो यहाँ पर पहले ये लोअर गियर को एक्सप्लेन कर रहा है। देयरफॉर टू ऑब्टेन लोअर गियर द स्पीड ऑफ द क्लच शाफ्ट, ले शाफ्ट एंड मेन शाफ्ट मस्ट बी इंक्रीज्ड। इस लाइन को समझो। मान लीजिए आप लोअर गियर चाहते हैं, लोअर गियर मतलब आपकी गाड़ी हाई स्पीड में चल रही है, अगर ये 3 स्पीड गियर बॉक्स है तो थर्ड स्पीड में आपकी गाड़ी चल रही है, ठीक है ना। थर्ड स्पीड से आप मान लीजिए कि सेकंड गियर में आना चाहते हैं, ठीक है। सेकंड गियर में आप आना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप लोग, सेकंड गियर में जब आना चाहते हैं तो हमको मालूम है कि हमारा जो डॉग क्लच है वो थर्ड गियर के साथ इंगेज था, तो डॉग क्लच की स्पीड जो होगी वो ज्यादा होगी, थर्ड गियर के इक्वल होगी, ठीक है ना। और आपको सेकंड गियर में आना है, लेकिन सेकंड गियर तो धीरे धीरे घूम रहा था, अपने कांस्टेंट स्पीड से वो घूम रहा था, ठीक है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि जिस समय डॉग क्लच सेकंड गियर से इंगेज हो उस समय उसकी स्पीड इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम जो सेकंड गियर जो है उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं पहले, और उसकी स्पीड को मैच करते हैं उस डॉग क्लच की स्पीड के साथ, फिर उसको मैच करा के देते हैं, ठीक है। अब ये होता कैसे है, तो देखो देयरफॉर टू ऑब्टेन लोअर गियर द स्पीड ऑफ द क्लच शाफ्ट, ले शाफ्ट एंड मेन शाफ्ट मस्ट बी इंक्रीज। बोल रहा है कि अगर आपको लोअर गियर चाहिए तो आप क्या करो, क्लच शाफ्ट, ले शाफ्ट और मेन शाफ्ट की स्पीड को इंक्रीज करो। अब इंक्रीज कैसे करोगे, दिस इज डन बाय डबल डी क्लचिंग, ठीक है, डबल डी क्लचिंग। तो द प्रोसीजर ऑफ डबल डी क्लचिंग इज गिवन बिलो। अब देखो ध्यान से समझना इस लाइन को, आपको अभी लोअर गियर लगाना है ना, थर्ड से आप सेकंड गियर पे आ रहे हैं, अब कैसे करेंगे देखो, लाइन बाय लाइन बताता हूं मैं। द क्लच इज डिसएंगेज, देखो थर्ड गियर से आपको सेकंड गियर में आना है, तो जाहिर सी बात है पहले आप थर्ड गियर को डिसएंगेज करोगे, ठीक है। तो बोल रहा है द क्लच इज डिसएंगेज, जैसे आपने क्लच को डिसएंगेज किया, अब आप क्या करोगे, डॉग क्लच को अलग करोगे थर्ड गियर से, अलग किए इसका मतलब है द गियर इज ब्राउट टू न्यूट्रल। अब आपका गियर जो है वो न्यूट्रल पोजीशन पे आ गया, ठीक है। एक बार हमने डिसएंगेज किया अभी, ठीक है। फिर देन द क्लच इज इंगेज्ड, उसके बाद आप क्या करेंगे, क्लच को इंगेज करेंगे। क्लच को आप पहले गियर को न्यूट्रल में लाने के बाद क्लच को इंगेज करेंगे। इंगेज करने के बाद आप क्या करते हैं, एक्सेलरेटर पेडल को प्रेस करते हैं। इंगेज करके जैसे ही एक्सीलेटर पेडल को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, क्लच शाफ्ट, ले शाफ्ट और की स्पीड बढ़ती है। उसकी स्पीड बढ़ने से ऑटोमेटिक मेन शाफ्ट में जो गियर लगा हुआ है ना वो तेजी से घूमने लगता है। तो लिखा हुआ है
टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द मेन शाफ्ट गियर, हमने एक्सीलरेटर पैडल को इसलिए प्रेस किया ताकि मेन शाफ्ट के गियर की स्पीड इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना। और जैसे ही इसकी स्पीड इंक्रीज होती है, आफ्टर दिस द क्लच इज अगेन डिसएंगेज। अब देखो दूसरी बार डिसएंगेज किया जा रहा है क्लच को, डिसएंगेज, और डिसएंगेज करने के बाद आप क्या करेंगे, डॉग क्लच को उस सेकंड गियर में जाना चाह रहे थे ना, आप सेकंड गियर के साथ एंगेज कर देंगे, क्योंकि अब ऑटोमेटिक सेकंड गियर की स्पीड बढ़ चुकी है, डॉग क्लच के आसपास आ चुकी है। तो disengage and the gear move to the required lower gear, okay, and the clutch is again engaged. As the clutch is disengaged twice, therefore it is called double declutching. ये प्रोसेस समझ में आया कि नहीं, डबल डीक्लचिंग? हेलो सर समझ में तो आया, लेकिन जब इसको दो दो बार डिसएंगेज करना पड़ रहा है ना, हाँ 2 बार करना पड़ रहा है। तो एक बार जब न्यूट्रल में लेकर के जाएंगे, हाँ न्यूट्रल में फर्स्ट टाइम में। पहले न्यूट्रल किए, फिर स्पीड बढ़ाए, और ठीक है। फिर उसके बाद एंगेज किए ना, हम्म। तो सर इतने टाइम में लॉस नहीं होगा आपको, मतलब अगर आपको तुरंत तुरंत करना है? और ठीक है। लेकिन सर जब इसको उसी तरीके से देखो, अगर अभी तो हम लोअर गियर में आए, अब आपको अगर हायर गियर में जाना है, ठीक है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, हायर गियर मतलब सेकंड से अब थर्ड में जाना है मान लो, ठीक है, तो क्या होगा, रिवर्स इफेक्ट इज डिजायर्ड। अब इफेक्ट उसका उल्टा होगा, कैसे होगा, द ड्राइवर हैज टू वेट विद द गियर इन न्यूट्रल till the main shaft speed is decreased sufficiently for a smooth engagement of gear। मतलब आप क्या कर रहे हो, सेकंड से थर्ड गियर में जा रहे हो, तो देखो सेकंड गियर की स्पीड कम होती है, तो आपका जो डॉग क्लच है उसकी स्पीड सेकंड गियर के आसपास होगी, ठीक है। अब आपको जो है लगाना कौन सा है, थर्ड गियर लगाना है, लेकिन थर्ड गियर जो है वो थोड़ा तेजी से घूम रहा था ना, कॉन्स्टेंटली मैच था लेकिन तेजी से घूम रहा था। तो अब ड्राइवर क्या करता है, डिसएंगेज करता है, डिसएंगेज करके न्यूट्रल में लाता है, न्यूट्रल में ला करके कुछ देर वेट करता है। वेट करने से क्या होता है, डिसएंगेज कर चुका है, उसने न्यूट्रल ला दिया है, वेट करने से क्या होगा कि वहां पर जो मेन शाफ्ट का जो थर्ड गियर है उसकी स्पीड धीरे धीरे थोड़ी कम होगी, कम होगी, तो वो डॉग क्लच के स्पीड को जो है के इक्वल हो जाएगी उसके आसपास, तब वो फिर उसको थर्ड गियर में एंगेज करेगा, ठीक है, एंगेज करेगा। तो यहाँ पर उसको क्या करना पड़ रहा है, द ड्राइवर हैज टू वेट विद द गियर इन न्यूट्रल टिल द मेन शाफ्ट इज डिक्रीज्ड सफिशिएंटली, उसको कुछ देर वहां पर वेट करना पड़ रहा है ताकि मेन शाफ्ट का जो गियर है वो उसकी स्पीड थोड़ी सफिशिएंटली डिक्रीज हो जाए, सो दैट फॉर स्मूथ एंगेजमेंट ऑफ गियर। तो इस तरीके से 2 बार आपको यहाँ पर इस केस में डबल डीक्रचिंग करना पड़ रहा है, ठीक है ना, तब जा करके फिर आपका जो है प्रॉपरली मैशिंग हो रहा है गियर का, ठीक है। तो ये एक डबल डीक्लचिंग जो है, दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स। सो इसको दूर करने के लिए एक डिवाइस लाया गया विच इज कॉल्ड सिंक्रोमैश डिवाइस, ओके, और उस डॉग क्लच की जगह पर सिंक्रोमैश डिवाइस लगाया गया, ठीक है ना। और वो सिंक्रोमैश डिवाइस जो है, ये जो डबल डीक्लचिंग का जो प्रॉब्लम हो रहा था इसको वो टोटली जो है एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स वर्क करता है। और ये डबल डीक्लचिंग भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, व्हाट इज डबल डीक्लचिंग, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स वर्क करता है।